अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ। आज के ख़बरनामे में देखिए, 6 माह कबल वफ़ात पाने वाले शख्स के मोबाइल फ़ोन पर कोविड की दूसरी खुराक हासिल होने का आया मैसेज, बेटा परेशान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाली ख़बरें किस तरह कर रही हैं अवाम को गुमराह। मंगलुरु में बजरंग दल की नफरती मुहिम के जवाब में SDPI ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम चलाने का किया ऐलान। अब हरियाणा में जुमे की नमाज की मुखालफत में हिंदुत्ववादी तंजीमों का शरंगेज़ बयान। पेगासस जासूसी मामले में मरकज़ी हुकूमत को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कौमी सलामती का हवाला देकर प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। वहीं आलमी खबरों में देखिए, क्या अब दाइश के नाम पर तालिबान पर शिकंजा कसने की तैयारी में है अमरीका। वहीं गैर कानूनी बस्तियों के मामले में अब अमरीका भी इसराइल पर तनकीद को मजबूर। नादरीन, अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अब सिर्फ 24 साल ही बाकी बचे हुए हैं। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कौमी तर्जुमान रुचि पाठक ने इस बात का इंकिशाफ किया है। रुचि पाठक का कहना है कि हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि ये आज़ादी 99 साल के लिए ली गई है और ये भी गांधी और नेहरू की वजह से ऐसा हुआ है। हम नहीं जानते कि इतना बड़ा राज आखिर इतने सालों तक कैसे छुपा रहा, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस राज को इफ्शा करने में अहम किरदार अदा किया है और अब सोशल मीडिया पर खूब इसके चर्चे हो रहे हैं। कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बती तो पूरी आज़ादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आज़ादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आज़ाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कर रही है। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ, जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे। 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारत के संविधान की शपथ लेता है। लेकिन 99 साल की लीज मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। और इस वीडियो के मंजराम पर आने के बाद कई सार्फिन ने जमकर उन्हें ट्रोल किया है और यहाँ तक कहा है कि अब हिंदुस्तान में जल्द ही अंग्रेज़ भारत छोड़ो के तर्ज पर अंग्रेज़ों भारत आओ मुहिम छिड़ने वाली है। वैसे तो सोशल मीडिया पर ख़ासकर व्हाट्सएप के ज़रिए ऐसी फेक खबरें फैक्ट के नाम पर फॉरवर्ड की जाती हैं, जिससे सर चकराने लगता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। हाल ही में मंगलुरु में VHP और बजरंग दल ने अयोध्या पूजा के मौके पर अपने अराकीन में त्रिशूला दीक्षे यानी कि त्रिशूल तकसीम करके समाज में बदअमनी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की थी। अब इसी की मुखालफत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने DC दफ्तर के रूबरू संविधाना दीक्षे प्रोग्राम का इनकाद किया है, जिसमें SDPI रियासती कमेटी रुकन BR भास्कर प्रसाद ने खिताब करते हुए कहा कि अगर VHP और बजरंग दल त्रिशूल तकसीम के ज़रिए समाज में बदअमनी और हंगामा बर्पा करना चाहते हैं तो SDPI आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने संघ परिवार पर पसमानदा दलित बरादरी के नौजवानों में त्रिशूल की तकसीम कर उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करने का भी उन पर इल्ज़ाम आयद किया। भास्कर प्रसाद ने सवाल किया कि क्या कल्लड़का, प्रभाकर भट्ट, जगदीश कारंत और प्रमोद मुतालिक के बहन भाइयों में भी त्रिशूल तकसीम की जा रही है? नहीं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे आला तालीम के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नौजवान ये बात नहीं समझ पा रहे। नाज़रीन, बढ़ते एक और ख़बर की तरफ। एक तरफ तो वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाई गई, तो दूसरी तरफ कुछ ख़बरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। बंटवाल के एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके मुतवफ़ी वालिद के मोबाइल फ़ोन पर एक SMS मौसूल हुआ कि उसे कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को ये SMS मौसूल हुआ है, जिस शख्स के नाम, वो शख्स 27 अप्रैल को ही उसका इंतकाल हो चुका था। फिर भी उनके मोबाइल फ़ोन पर एक SMS मौसूल हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि उन्हें 14 अक्टूबर को दूसरी खुराक
यानी कि कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक उन्हें लगाई जा चुकी है। उनके बेटे सादिक का कहना है कि उनके वालिद को कोविड-19 की पहली खुराक 24 मार्च को मिली थी, जिसके बाद 27 अप्रैल को उनका इंतकाल भी हो चुका है। लेकिन अब इस तरह के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके बाद से सवाल खड़े हो रहा है कि किस तरह से वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस चल रहा है। यूपी में महंगाई, बेरोज़गारी की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन हालात सुधारने के बजाय योगी हुकूमत सिर्फ इश्तिहारात में अपनी हुकूमत की डींगे हाँकने में लगी हुई है और आवाम की चीख व पुकार भी अब योगी हुकूमत को सुनाई नहीं दे रही। वहीं अब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को हज़ारों ख़त पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें उनसे रियासत भर के स्कूलों में 1,37,500 मुआविन असातिज़ा के खाली ओहदों को फ़ौरन भरने की गुजारिश की जा रही है। मुलाजमत का इंतज़ार कर रहे कुछ उम्मीदवारों ने अपने खून से तक ख़त लिखे हैं। इस साल जुलाई से ये उम्मीदवार रियासती हुकूमत के ज़रिए उनके खिलाफ भर्ती में जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए लखनऊ में रियासती एजुकेशनल रिसर्च और तरबियती कौंसिल दफ्तर में एहतिजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार हाशिए के तबक़ात के उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करते हुए आला ज़ात के उम्मीदवारों की हिमायत कर रही है। 21 अक्टूबर को मुज़ाहिरीन उम्मीदवारों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज भी किया था और उन्हें मुंतशिर कर दिया था। पुलिस अब तक 61 उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है। गौरतलब है कि बीजेपी 2017 में उत्तर प्रदेश में मुलाजिमतों और रियासत में बेहतर समाजी व माशरती तरक्की के साथ इक़्तिदार में आई थी, लेकिन आवाम के लिए तो सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी की ही मार उन्हें हाथ लगी है। नाज़रीन, बढ़ते एक और ख़बर की तरफ। ड्रग मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लगातार इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने उन पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद को दलित ज़ाहिर करते हुए अपनी नौकरी हासिल की है और उसका गलत फ़ायदा उठाया है और उन्होंने एक दलित का हक़ छीना है। इस तरह का नवाब मलिक ने अपने बयान में दावा किया है। वहीं अब नवाब मलिक ने अपने इस दावे के हक़ में समीर वानखेड़े का मुबैना निकाहनामा भी पेश किया है, जिसमें उसका नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। उस पर उसकी बीवी यानी कि समीर वानखेड़े की बीवी का कहना है कि उसके ससुर को उनकी बीवी यानी कि उनकी सास समीर वानखेड़े की माँ उन्हें प्यार से दाऊद कहकर पुकारती थी, लेकिन उस पर भी काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। बता दें कि समीर वानखेड़े एनसीबी चीफ हैं, जिन्होंने हालिया महीनों में महाराष्ट्र में कई मकामात पर रेड कर मुनशियात रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया था, लेकिन उन पर इल्ज़ामात हैं कि वो सिर्फ वसूली के लिए ये काम कर रहे थे और बड़े लोगों में खौफ पैदा करना चाह रहे थे। और अब आर्यन खान का मामला सामने आया है। वहीं आर्यन खान के मामला सामने आने के बाद उनकी पोल खुलती नज़र आ रही है। नाज़रीन, बढ़ते एक और ख़बर की तरफ। पेगासस जासूसी स्कैंडल मामले में मरकज़ी हुकूमत को आज एक और ज़बरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। अदालत ने माहिरीन के पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार कर 8 हफ्तों में जवाब उनसे तलब किया है। वही मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी। अदालत ने आज की समाअत के दौरान तल्ख तबसरा भी किया। अदालत ने कहा कि आप हमेशा कौमी सलामती का बहाना बनाकर शहरी की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। बता दें कि पेगासस स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद कई मुमालिक ने उसे एक संगीन मसला करार देते हुए जांच के अहकाम दिए थे, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने तो उस स्कैंडल को अफवाह करार देने पर ही वो मुसिर रही थी। हालांकि खुद बीजेपी के वजीर का नाम भी उन अफराद की फहरिस्त में शामिल था जिनकी जासूसी की गई हो या उन्हें वो निशाने पर थे। वाज़ेह है कि कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने सवाल कर ये भी पूछा था कि क्या वाकई हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, तो उसका जवाब भी देने से हुकूमत ने इनकार किया था। गौरतलब है कि दीवार समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया कंजोर्टियम ने पेगासस प्रोजेक्ट के तहत ये इंकिशाफ किया था कि इसराइल की NSO ग्रुप कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए से रहनुमा, सहाफ़ी, कारकुन और सुप्रीम कोर्ट के अहदेदारों के फ़ोन मुबैना तौर पर हैक करके उनकी निगरानी की गई या फिर वो मुमकिना निशाने पर थे। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की और अमन व अमान से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के दावे ज़मीनी सूरत हाल के बरक्स हैं।
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ اس وقت گناگوں مشکلات سے دوچار ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران یہاں کی عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، اقتصادی بدحالی اور بے روزگاری عروج پر ہے، جبکہ مرکزی حکومت تعمیر و ترقی و امن و امان سے متعلق غلط اور گمراہ کن دعوے کر رہی ہے۔ فاروق عبداللہ نے پاکستان سے مذاکرات کی بھی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب پاکستان کے ساتھ اچھے رشتے قائم ہوں گے۔ بتاتے کہ گزشتہ دنوں کشمیر دورے پر پہنچے وزیر داخلہ نے کئی بلند بانگ دعوے کیے تھے اور انہوں نے کئی سارے وعدے کیے تھے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اس سے عوام بخوبی واقف ہے۔ ہریانہ میں کھلے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے خلاف ہندوتوادی تنظیمیں مسلسل ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پولیس تحفظ میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنی پڑی تھی، جبکہ کئی ہفتوں سے وہاں پہ ہندوتوادی تنظیمیں جمعہ کی نماز کے وقت آ کر ہنگامہ کھڑا کر رہی ہیں۔ ہریانہ کے گروگرام شہر میں ہندوتوادی تنظیموں کے گروپ نے اب زور دے کر کہا ہے کہ اگر انتظامیہ عوامی مقامات پر جمعہ کی نماز کو روکنے کے لیے حرکت نہیں کرتی ہے تو پھر وہ حرکت میں آ جائے گی اور وہ تو خود مسلمانوں کو روکنے کے وہ کام کریں گے، یعنی کہ وہ قانون کو صاف سیدھے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ سنیکت ہندو سنگھرش سمیتی کے ایک 5 رکنی وفد نے 22 ہندوتوادی تنظیموں کی ایک مشترکہ تنظیم ہے، اس نے گروگرام کے ڈپٹی کمشنر کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ مسلمانوں کو جمعے کے دن عوامی مقامات پر نماز پڑھنے سے انہیں روکے، اور اگر وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر وہ لاٹھیاں اٹھائیں گے اور وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہندوتوادی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں اور نماز کی ادائیگی میں خلل ڈال رہی ہیں، حالانکہ جس جگہ پر مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں وہ عوامی مقام سے کئی کلومیٹر دور ہے اور وہاں پہ کسی بھی طرح کا امن و امان میں خلل پیدا ہونے کا کوئی بھی وہاں خدشہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کر وہاں نماز کی ادائیگی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ شکست سے دوچار ہو کر افغانستان سے فرار ہونے والا امریکہ داعش کے نام پر افغانستان کو اب جکڑنے کی کوششوں میں نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے دفاعی پالیسی کے انڈر سیکریٹری کولن کول نے خبردار کیا ہے کہ داعش آئندہ 6 ماہ میں امریکہ کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں مقیم داعش جنگجوؤں کو سب سے خطرناک قرار دیا۔ وہیں ایران کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی پالیسیوں کی شکست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے پورے خطے میں اپنی تباہ کن پالیسیوں کو ترک کر دیا ہے۔ ایران کے نائب صدر نے داعش کو امریکہ کی پراکسی فورس قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نے افغانستان میں خانہ جنگی کو بھڑکانے کے لیے داعش کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ یہودی بستیوں کو تعمیر کرنے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبے پر عالمی برادری کی تنقیدوں کے بعد اب امریکہ کو بھی تنقید کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اور امریکہ نے اب کھل کر تنقید کی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع کے اسرائیلی منصوبوں پر عوامی سطح پر اب تک کی سخت ترین تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن امکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائز نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت کی جانب سے آبادکاروں کے ہزاروں گھروں کو توسیع دینے کے منصوبے پر گہری تشویش میں مبتلا ہیں، جن میں سے اکثر مغربی کنارے میں ہیں۔ خیال رہے کہ اتوار کے روز اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 1300 نئے گھروں کا ٹینڈر شائع کیا تھا اور حکام کے مطابق مزید 3000 گھروں کی تجاویز پر بھی بات چیت کرنے کا امکان تھا۔ اسی وجہ سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین مزید اس سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین آج کے خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔